हेलो मित्रों, एनसी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। भाग 8, प्रकृति की निकटता। जब किसी बंदी का आंतरिक जीवन बहुत अधिक गहरा होने लगता तो वह कला और प्रकृति का भी ऐसा रस पाता जो उसने जीवन में पहले कभी नहीं पाया था। उनके प्रभाव में आकर वह कभी कभी अपने भयानक हालातों को भी भुला देता। हम बंदियों की गाड़ी में सलाखों वाली नन्ही खिड़कियों से साल्जबर्ग के सूरज की रोशनी से नहाई पर्वतों को देखा तो मानो हमारे हाथ कोई खजाना लग गया। ऑस्विट्ज से बवेरियन कैंप की यात्रा के दौरान शायद हमारे चेहरे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये उन लोगों के चेहरे थे जो जीवन और मुक्ति पाने की हैरास की उस सुंदरता में मगन थे जिसके लिए हम एक लंबे अरसे से तरसते आ रहे थे। शिविर में भी अक्सर कोई व्यक्ति काम करते हुए अपने साथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उसे बवेरियन जंगलों में पेड़ों से झांकता सूर्यास्त जैसा डुरेर के प्रसिद्ध वाटरकलर चित्र में ऐसा दिखा देता। वही जंगल जिसमें हमने युद्ध सामग्री रखने के लिए विशालकाय संयंत्र तैयार किया था। एक शाम जब हम अपनी झोपड़ी की फर्श पर पड़े आराम कर रहे थे और कुछ लोग थकान से चूर हाथों में सूप की कटोरी लिए बैठे थे तो बाहर से एक व्यक्ति भागा आया और उसने हमसे कहा कि हम सब बड़े वाले मैदान में एकत्र हो जाएं ताकि अद्भुत सूर्यास्त का नजारा देखा जा सके। हमने बाहर खड़े होकर पश्चिम की ओर चमकते बादल देखे जहां रंग बदलते आकार में रूपों वाले बादलों के साथ जैसे सारा आकाश जीवंत हो गया और उसने हमारे सामने स्लेटी रंग से लेकर लाल और कई रंगों की आभा प्रस्तुत की। हमारे पीछे उदासी से भरे कच्ची मटमेली झोंपड़ियों से एक तीखा विरोधाभास झलक रहा था जबकि कीचड़ से भरे मैदानों में बने पानी के छोटे छोटे गड्ढों में चमकता सूरज प्रतिबंधित हो रहा था। फिर कुछ क्षणों के द्रवित कर देने वाले मौन के बाद एक बंदी के मुंह से निकला, ये संसार कितना सुंदर हो सकता था। एक बार की बात है, हम एक खाई में काम कर रहे थे। हमारे आसपास का आसमान स्लेटी था, अभी सुबह नहीं हुई थी और उस उजास के बीच बर्फ भी स्लेटी रंग की दिख रही थी। मेरे साथी भी ऐसी स्लेटी चित्रों में थे और उनके चेहरे भी यूं ही स्लेटी से दिखाई दे रहे थे। मैं एक बार फिर धीमे धीमे अपनी पत्नी से बातचीत करने में मगन हो गया। यह शायद मैं अपने कष्टों के अपनी इस धीमी मौत के कारण तलाशने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने पास आ रही मौत के खिलाफ अपने आखिरी विरोध व उससे जुड़ी निराशा के बावजूद मैंने पाया कि उस गहरी उदासी के बीच में मेरी आत्मा कहीं से झांक रही थी। मैंने पाया कि उसने सारी निराशा और निरर्थक जगत से पार का जीवन पा लिया है। जब मैंने अपने अस्तित्व के लिए किसी सार्थक उद्देश्य का प्रश्न उठाया तो जाने कहां से विजय स्वर में हाँ सुनाई दिया। उसी एक पल में दूर दिखाई दे रहे फार्म हाउस में बत्ती जलने लगी। जो क्षितिज पर खड़ा ऐसा दिख रहा था मानो किसी ने उसे वहां रंगों से बनाया हो। उस अंधकार में भी जैसे प्रकाश जगमगा उठा। मैं घंटों तक वहां बर्फीले फर्श पर खड़ा रहा। एक सिपाही मुझे अपमानित करते हुए वहां से निकल गया और मैं अपनी प्रियतमा से बातें करता रहा। मैं उसे अपने जितना पास महसूस करता जाता उतना ही यह एहसास बढ़ने लगता कि मैं उसे छू सकता था, अपने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ थाम सकता था। यह भावना बहुत प्रबल थी, वह वहीं थी। फिर उसी समय एक पक्षी चुपके से उड़ते हुए आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। वह उससे मिट्टी के ढेर पर बैठा था जिसे मैंने घंटों के श्रम से खोदा था और फिर वह मेरी ओर ताकने लगा। कला से प्रेम। मैंने आपसे कला का जिक्र पहले भी किया था। क्या यातना शिविरों में भी कला जैसी कोई चीज हो सकती है? दरअसल यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कला किसे कहते हैं। सबके साथ मिलकर बैठने के लिए एक स्थान को समय समय पर संवारा जाता था। अस्थायी रूप से एक कुटिया साफ की गई, कुछ लकड़ी के बेंचों को किल्लों से जोड़कर एक साथ लगा दिया गया और एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शाम के समय कापोस और कर्मचारी वहां एकत्र हुए। कापोस को कैंप में अच्छा पद मिला हुआ था और कर्मचारियों में ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें लंबी परेडों के लिए नहीं भेजा गया था। वे सब मिलकर हंसने या फिर शायद एक साथ रोने के लिए आए थे। खैर कुछ भी कहें, वे सब कुछ बुलाने के लिए वहां थे। वहां गाने, कविताएं और चुटकुले सुनाए गए और उनमें से कुछ में तो कैंप पर व्यंग भी किया गया था। वे
ये सब आयोजन इसलिए थे कि शायद हम अपनी असली दशा को भुला सकें, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। ये बैठकर इतनी असरदार थी कि कुछ आम कैदी तो अपनी थकावट के बावजूद इनका हिस्सा बनना चाहते, फिर चाहे उन्हें वहां जाने की वजह से रोज मिलने वाला भोजन भी क्यों न छोड़ना पड़े। जब हम काम पर जाते तो हमें भोजन के लिए आधे घंटे का अवकाश मिलता था। उस दौरान हमें सूप परोसा जाता, जिसके लिए ठेकेदार रखे जाते, और वे इस काम के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते थे। इस दौरान हमें अधूरे बने हुए इंजन कक्ष में बैठने की इजाजत थी। वहां जाने पर हर किसी को पीने के लिए एक चमचा वनीला सूप मिलता। जब हम उसे बड़े ही लालच के साथ गटकते तो कोई कैदी एक टक पर चढ़कर इतावली गीत गाने लगता। हम गानों का आनंद उठाते और ये पक्का हो जाता कि उसे सूप की दुगनी मात्रा दी जाएगी। बिल्कुल तले से निकला हुआ एक चम्मच सूप, यानी उसमें मटर के दाने भी होंगे। गेम में केवल मनोरंजन करने के लिए इनाम नहीं मिलते थे, वहाँ तारीफों के पुल बांधने वालों का भी भला होता था। मिसाल के लिए मुझे ही ले, मैं कैंप के सबसे बेरहम माने जाने वाले कापों से संरक्षण पा सकता था। हालांकि मैं नसीब वाला था कि मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उस व्यक्ति को कई कारणों से हत्यारे कापों के नाम से जाना जाता था। दरअसल हुआ यूं कि एक शाम मुझे उसी कमरे में दोबारा जाने का सम्मान मिला जिसमें मुझे आध्यात्मिक सत्र के लिए एक बार पहले भी बुलाया गया था। वहाँ बड़े डॉक्टर के वहीं कुछ निकटतम दोस्त और गैर कानूनी तरीके से सैनिटेशन विभाग वाला वारंट अधिकारी भी मौजूद था। तभी हत्यारे कापों ने कमरे में प्रवेश किया। उसे उसकी एक कविता का पाठ करने को कहा गया जो कि कैंप में बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। उससे दोबारा आग्रह करने की नौबत नहीं आई। उसने अपनी जेब से डायरी नुमा चीज निकाल कर हम पर अपनी कला के नमूनों की प्रचार करनी शुरू कर दी। उसकी प्रेम कविताओं में से एक को सुनकर तो मुझे इतनी हंसी आई कि उसे रोकने के लिए अपने होंठ को दांतों से काटना पड़ा। और इस तरह उस दिन मैंने अपनी जान बचाई, क्योंकि मैंने बहुत ही दिल खोलकर तारीफ के पुल बांधे थे, इसलिए मेरी रक्षा संभव हो सकी। मुझे पहले भी उसके दिल में काम करने का अवसर मिला था और मेरे लिए वह एक दिन ही काफी रहा। वैसे हत्यारे कापों को अपने पक्ष में रखना कुल मिलाकर फायदेमंद ही होता है, इसलिए मैंने दिल खोलकर तारीफ की। सच कहूँ तो कैंप में कला का हर रूप बहुत ही विकृत तरीके से सामने आता। मैं तो कहूँगा कि कला से जुड़ी किसी भी चीज का प्रभाव केवल उसके प्रदर्शन तथा वीरान कैंप जीवन की पृष्ठभूमि के डरावने विरोधाभास के साथ ही जुड़ा होता था। मैं ऑस्विच कैंप में अपनी दूसरी रात को कभी नहीं भुला पाऊंगा, जब मैं अचानक संगीत के सुरों के कारण थकान से भरी नींद से उठ बैठा था। हमारी कुटिया के पास ही वार्डन के कमरे में कोई समारोह चल रहा था। वहीं से धीमे सुर में तैरता संगीत हमारे बिस्तरों तक पहुंच रहा था। अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई और वायलिन पर बहुत ही उदास धुन बजने लगी। ये एक ऐसी धुन थी जो बहुत बार नहीं बजाई गई थी। वायलिन मानो रोने लगा और उसके साथ ही मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि उसी दिन किसी का 24वां जन्मदिन था। वह कोई ऑस्विच के किसी कैंप में सैकड़ों या फिर हजारों गज की दूरी पर था, पर पूरी तरह से मेरी पहुंच से बाहर था। वह कोई मेरी पत्नी थी। मनोरंजक किस्सा कोई। यह जानकर किसी भी भारी आदमी को हैरानी हो सकती है कि उसे कैंप के जीवन में कला की झलक देखने को मिल सकती थी, लेकिन उसे ये सुनकर तो और भी ज्यादा हैरानी होगी कि कैंप में हास्य प्रियता की भी कमी नहीं थी। भले ही उसके सिर पे एक हल्की सी झलक क्यों न दिखे, जो कि कुछ क्षणों या मिनटों से अधिक की नहीं होती थी। अपने बचाव के लिए लड़ी जा रही जंग में विनोदी स्वभाव आत्मा के हथियारों में से एक था। ये एक जाना माना तथ्य है कि केवल हास्य प्रियता ही किसी भी दूसरे भाव के मुकाबले मनुष्य को उदासीनता से उबार सकती है। हालात कैसे भी हो, यह उससे उबरने के लायक बनाती है, फिर भले ही ऐसा कुछ क्षण के लिए क्यों न हो। मैंने इमारत के निर्माण कार्य के दौरान अपने साथ काम करने वाले साथी को व्यवहारिक तौर पर विनोदी स्वभाव के लिए प्रशिक्षित किया था। मैंने उसे सुझाव दिया कि हम एक दूसरे को हर रोज कम से कम एक मजेदार किस्सा सुनाने का वादा करेंगे। वह किसी ऐसी घटना से जुड़ा होगा जो हमारे वहां से आजाद होने के बाद हमारे साथ घट सकती थी। वह एक सर्जन था और एक बड़े अस्पताल में सहायक के पद पर काम कर चुका था।
एक बार मैंने उसे ऐसी मजेदार बात सुनाई कि उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। मैंने उससे कहा कि जब वह शिविर से छूटने के बाद फिर से सामान्य जीवन जीने लगेगा तो वह अपने पिछले काम की आदतों को आसानी से नहीं छोड़ सकेगा। निर्माण स्थल पर फोरमैन अक्सर हमें उत्साहित करने के लिए चिल्लाता, खास तौर पर जब सुपरवाइजर मुआयने के लिए आता। एक्शन एक्शन। मैंने अपने दोस्त से कहा, एक दिन तुम अपने ऑपरेशन कक्ष में काम कर रहे होगे जहाँ मरीज के पेट का कोई बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा होगा। अचानक एक सहायक भागते हुए अंदर आ जाएगा और वरिष्ठ सर्जन के आने का संकेत करते हुए चिल्लाएगा, एक्शन एक्शन। कई बार दूसरे लोग भी भविष्य के बारे में बहुत ही मजेदार सपने बना देते थे। जिसे एक व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है कि कैंप से छूटने के बाद वे किसी के घर रात्रि भोज पर जाएं और खाने के दौरान ये भूल जाएं कि अब वे कैदी नहीं रहे, और वे सूप परोस रही मेजबान महिला से विनती करने लगी कि क्या उन्हें बर्तन के तले से गढ़ा सूप परोस सकती हैं। बंदी शिविर में जीवन जीने के बावजूद हम हास्यप्रियता विकसित करने सभी बातों को मजाक के ढंग से लेने की कला भी सीख रहे थे। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ा हर जगह मौजूद रहती है। अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि एक मनुष्य की पीड़ा गैस के व्यवहार के समान होती है। अगर किसी खाली कक्ष में गैस की निश्चित मात्रा डाली जाए तो यह कक्ष को पूरी तरह से समान रूप से भर देगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। उसी तरह पीड़ा या कष्ट भी मनुष्य की आत्मा व चेतन मन को उसी तरह भर देते हैं, भले ही वह पीड़ा कम हो या अधिक।